इलेक्शन कमीशन इंडिया बनाम तमिलनाडु राज्य 1993 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका केवल चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दायित्व भी इलेक्शन कमीशन का होता है। अदालत ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार द्वारा लाए गए नए कानून, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें हम देखेंगे कि क्या ये मौजूदा चुनाव व्यवस्था के लिए खतरा है या ये सरकार द्वारा उठाया गया कोई प्रोग्रेसिव स्टेप है। आपको पता होगा कि हाल ही में मौजूदा सरकार के द्वारा ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। 19 फरवरी 2025 को इन्होंने भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला है। इस टॉपिक के डिस्कशन में हमने बहुत सारे पॉइंट आज के आए हुए द हिंदू के एक आर्टिकल से लिए हैं। ये आर्टिकल लिखा है लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने। इस टॉपिक पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ केस पर। इसमें अनूप बर्नवाल ने एक PIL दायर की थी, जिस पर 2 मार्च 2023 को फैसला होता है। इस बेंच में 5 जजेस शामिल थे, जिसमें से KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय, CT रवि कुमार शामिल थे। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती, तब तक इस समिति के द्वारा ही, इस कमेटी के द्वारा ही चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इस सभी पर सरकार की प्रतिक्रिया ये रही कि भारत सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल संबंधित बदलावों के मामले में एक विधेयक संसद के सामने पेश किया और जल्द ही यह विधेयक कानून में बदल गया। और सरकार के द्वारा ये बताया गया कि ये कानून पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, क्योंकि ये संसद द्वारा पारित किया गया है। और सरकार का कहना ये भी था कि CGI का इस प्रक्रिया में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, न कि जुडिशरी बॉडी। और सरकार का दावा ये भी रहा कि ये पूरा सिस्टम पारदर्शी और प्रभावी रहेगा। अब नए कानून में क्या क्या खामियां हो सकती है या क्या क्या खामियां हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये अगर हम 2023 के उस मामले की बात करें जो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया था, तो इसमें ये प्रतीत होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बनी थी, उसके आदेश का कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इसमें CEC और ECS की नियुक्ति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री द्वारा ही की जा रही है, क्योंकि वे चयन समिति में बहुमत में है और जो विपक्ष का नेता इसमें शामिल है वो सिर्फ अपनी असहमति ही व्यक्त कर सकता है। उसके पास सिर्फ अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, कोई निर्णय लेने की उसके पास शक्ति नहीं है। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें एक कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति भी बनाई गई है, जिसे सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि ये सर्च कमेटी जो 5 संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, लेकिन ये सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस कानून की पारदर्शिता पर सवाल उठता दिख रहा है। अंततः चयन समिति में सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त की ही नियुक्ति की गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के द्वारा ही, उनके विवेक के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया है।
और यहाँ पे अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें तो उन्होंने भले ही आपत्ति जताई हो, लेकिन उनका मत प्रभावी नहीं है, क्योंकि सरकार का बहुमत इसमें प्रभावी है। उसके अलावा अगर हम दूसरे देशों पे बात करें तो अमेरिका में फेडरल इलेक्शन कमीशन है, जिनके सदस्यों की नियुक्ति सीनेट की मंजूरी से ही होती है, और वहाँ पर ये एक द्विदलीय निकाय है। ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन में चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र संसदीय समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जर्मनी की अगर हम बात करें तो इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। यहाँ चुनाव आयोग संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही चुना जाता है। इसके साथ हम इन उदाहरणों की बात इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया के लोकतंत्रों में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखने की प्रक्रिया हमेशा ही अपनाई जाती है, और भारत में इस नए कानून से यह स्वतंत्रता कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया है कि ये संसद द्वारा बनाया गया जो भी कानून है उसके तहत ही चलना चाहिए, लेकिन बाद में कभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोग्रेसिव स्टेप उठाती है तो ये इसे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानकर रद्द भी कर सकती है। दूसरा, विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद में चुनावी बहस में उठा सकता है, जिससे जनता में जागरूकता बढ़ सकती है। उसके अलावा इस कानून में संशोधन की मांग उठ सकती है ताकि न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं की भागीदारी बनी रह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें न्यायपालिका को हटाने से जो एक भारत में न्यायपालिका की जो शक्ति है उसका कहीं ना कहीं कम होना इससे प्रतीत हो रहा है। और निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? निष्कर्ष इसमें यह है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और सरकार का इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और सीजीआई को हटाना न्यायपालिका की निष्पक्ष भूमिका को कमज़ोर कर सकता है, और उसके अलावा ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो सकता है। आगे ये है कि कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट या नागरिक समाज को इस बदलाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।